हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। और आज मैं लेने वाली हूँ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो मैं एवरीडे 50 एमसीक्यूज ले रही हूँ, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जो भी मेरे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज रहेंगे। एंड ऑल्सो उसमें जो भी कुछ एमसीक्यूज है वो दैट विल बी सब टॉपिक वाइज। तो मेरा मेरा आपसे ये कहना है कि प्लीज प्रिपेयर अर्ली एंड स्टार्ट नाउ। अगर आप अब भी स्टार्ट करोगे देन ओनली एंड देन यू विल स्कोर 350 प्लस इन बायोलॉजी, बिकॉज देर आर total 180 questions in biology and every question has 4 marks, so total will be 360. And also there is negative marking as well. So अगर आप everyday practice करोगे from now, then and only then you will be able to score 350 plus in biology. So please listen to this and practice 50 MCQs every day with me, okay? And also we are providing NEET complete courses. So उसके लिए आप यहाँ पे जो WhatsApp number दिया है, you can WhatsApp on this number. So we are providing NEET complete course 2023 और वो भी सिर्फ 2000 रुपीज में है, दैट इज 1999 रुपीज ओनली। एंड उसमें वी आर प्रोवाइडिंग वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स। और उसके लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लो। और हमने वहाँ पे टेस्ट सीरीज ऑलरेडी दिए रखे हैं, तो आप उसको पहले ये करना, मतलब प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना शुरू कर दो। और अगर आपको कोई दिक्कत आई है, आ जाती है, देन प्लीज लेट मी नो, कमेंट मी ऑन द यूट्यूब, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ओके? तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया ऑकर्ड ड्यूरिंग। तो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? सो ऑप्शन है 1970s, 1980s, 1950s और 1960s। तो जो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, तब इंडिया में बहुत सारे जो हाई इल्ड क्रॉप्स थे वो आए थे। एंड इवन वेरियस वैरायटीज ऑफ सीड्स आए थे। एंड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने इंडिया में व्हीट का जो हाई इल्ड प्रोडक्शन है वो करना शुरू कर दिया था इन 1963। तो दिस इज कॉल्ड एज द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, इट इज 1960s, दैट इज 4। बिकॉज डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने 1963 में व्हीट का प्रोडक्शन इंडिया में करना शुरू कर दिया था। सो द पीरियड which between the 1960s to 1970s is called as the green revolution in India. So answer 4. A collection of plants and seeds having diverse alleles of all the genes of a crop is called. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो भी कुछ हम प्लांट्स और सीड्स कलेक्ट करते हैं, तो उनके जो डाइवर्स अलील्स होते हैं ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रॉप, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सो स्टूडेंट्स, हमारे जो ऑप्शंस है वो है जर्म प्लाज्म, जीन लाइब्रेरी, जीनोम, एंड फोर्थ वन इज हर्बेरियम। सो जर्म प्लाज्म का मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स विच हैज डाइवर्स, मतलब डिफरेंट alleles of all genes of crop. For example, सीड बैंक। सो सीड बैंक में जो भी कुछ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज है उनके सीड आ जाते हैं। व्हाट इज जीन लाइब्रेरी? जीन लाइब्रेरी का मतलब ये है कि इट इज क्लोन्ड डीएनए सीक्वेंस, क्लोन्ड डीएनए सीक्वेंस। जीनोम का मतलब ये है कि सेट ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट। देन हर्बेरियम, हर्बेरियम का मतलब ये है कि diverse collection of plant specimens which are dried and उनको हम माउंट करते हैं, माउंटेड एंड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
वो होगा जर्म प्लाज्म, दैट इज ऑप्शन वन। बिकॉज जर्म प्लाज्म का मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स हैविंग डाइवर्स अलील्स ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रॉप। बायोइथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। सो इनमें से कौन से जो प्लांट्स है वो बायोइथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं? सो ऑप्शन है ब्रासिका, जियामेज, जत्रोफा, पोंगामिया। तो बायोइथेनॉल को अगर हमको प्रोड्यूस करना है, सो वी वांट द क्रॉप विच हैज हाई ग्लूकोज कंटेंट। तो ब्रासिका जो है, ब्रासिका में प्रॉपर्टीज है बायोइथेनॉल प्रोड्यूस करने की, बट we can't use it extensively to produce bioethanol. Zea maize, it has high glucose content, we know that, but zea maize is used as a food crop as well. So we can't extensively use it for the bioethanol production. Jatropha, yes, we can use Jatropha for the production of bioethanol. Pongamia, अगर हम पोंगामिया से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर ले तो उसका ऑयल और जत्रोफा का ऑयल मिला के वी कैन यूज इट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायो इथेनॉल। तो स्टूडेंट्स आप ही बताओ कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आएगा जत्रोफा, दैट इज आंसर थ्री। सो यू हैव टू चूज फ्रॉम दीज फोर ऑप्शंस ओनली वन ऑप्शन। ये चार ही ऑप्शंस are the correct options because both four are producing bioethanol, but we have to choose only one. So don't confuse, just read and practice more MCQs like this, then you will get to know the correct answer. So the correct answer is 3, that is Jatropha. स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन मेज हाइब्रिड विगर इज एक्सप्लॉइटेड बाय। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि मेज में जो हाइब्रिड विगर है तो वो कहाँ से होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड विगर, ये हम पहले देखते हैं। सो इसका मीनिंग ये है कि इंक्रीज्ड विगर, इंक्रीज्ड वीगर मतलब अगर हम किसी पेरेंट प्लांट से नया प्लांट ग्रो करते हैं, सो दैट ऑफस्प्रिंग विल बी इंक्रीज्ड इन साइज। तो उसका साइज भी बड़ा होगा, देन उसका स्ट्रेंथ बड़ा होगा देन देयर पेरेंट प्लांट। तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वीगर। सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइट फॉर एग्जाम्पल, देन ग्रेटर यील्ड होगा फ्रूट और सीड्स में, ये सब आएगा इसमें। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेज ले लो, सो यहाँ पे इन्होंने मेज के बारे में ही पूछा है। सो मेज बाय क्रॉसिंग ऑफ टू इनब्रेड पेरेंटल लाइन्स, अगर हम मेज को प्रोड्यूस करते हैं बाय क्रॉसिंग ऑफ टू इनब्रेड पेरेंटल लाइन्स, मतलब जिनका जो ब्रीडिंग है, मतलब जो अगर एक ही ब्रीड में आते हैं, अगर हम उनको ब्रीड करते हैं, क्रॉस करते हैं, सो यू विल गेट अ हाइब्रिड मेज एंड दैट हाइब्रिड मेज विल बी हाइब्रिड वीगर। मतलब उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा इट विल बी हैविंग इंक्रीज्ड वीगर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हमारे ऑप्शन है बम्बार्डिंग द सीड्स विथ डीएनए, क्रॉसिंग ऑफ टू इनब्रेड पेरेंटल लाइन्स, हार्वेस्टिंग सीड्स फ्रॉम द मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट्स, इंड्यूसिंग म्यूटेशंस। तो हमने अभी देखा हाइब्रिड वीगर अगर हमको चाहिए, सो वी हैव टू ब्रीड टू पेरेंटल लाइन्स, हमको दो पेरेंट लाइन्स को ब्रीड करना पड़ेगा। सो हमारा सेकेंड जो ऑप्शन है दैट विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। Triticale, the first man-made cereal crop, has been obtained by crossing wheat with। तो यहाँ पे पूछा है कि ट्रिटिकल जो है इट इज द फर्स्ट मैन-मेड सीरियल क्रॉप, वो पहला मैन-मेड सीरियल क्रॉप है। तो उसको कैसे बनाया था, मतलब उसको व्हीट से क्रॉस किया था, बट वो किससे व्हीट से क्रॉस किया था? सो ऑप्शन है राय, सेकेंड है पर्ल मिलेट, थर्ड है शुगर केन, फोर्थ है बार्ली। तो ट्रिटिकल ये एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड प्लांट है एंड इट इज क्रॉस्ड विथ व्हीट एंड राय। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई यील्ड पोटेंशियल, हाई यील्ड पोटेंशियल
and and grain क्वालिटी जो व्हीट में है, मतलब व्हीट में जो भी कुछ ग्रेन क्वालिटीज है वो इसमें आ जाएगी। एंड राय में जो क्वालिटीज है, फॉर एग्जाम्पल इट हैज डिसीज एंड एनवायरमेंटल जो टॉलरेंस है वो इसमें आ जाएगा। And it is the first man-made plant, and it is made in the laboratory in the 19th century in Scotland and Sweden. तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दी है राय, पर्ल मिलेट, शुगर केन और बार्ली। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा राय, दैट इज ऑप्शन 1। In plant breeding programs, the entire collection of plants or seeds having all the diverse alleles for all genes in a given crop is called। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, अगर हम उनमें प्लांट और सीड का कलेक्शन करते हैं और वो प्लांट और सीड्स के बहुत सारे डिफरेंट अलील्स होंगे उनके जीन्स के, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो ये तो क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, मतलब बट अलग तरीके का वो पूछा था उन्होंने। सो ऑप्शन है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स, इवैल्यूएशन ऑफ एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो इसका तो आंसर आप ही बताओगे क्या होगा, मुझे व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये हमने पहले भी देखा था, दैट व्हाट वी कॉल इट एज। तो जस्ट सर्च एंड फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो द करेक्ट आंसर है आंसर 3, दैट इज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जया एंड रत्ना डेवलप्ड और ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया आर द वैरायटीज ऑफ। तो इनमें से कौन से वैरायटीज ऐसे हैं जिनको हम जया और रत्ना के नाम से बुलाते हैं एंड दे आर डेवलप्ड फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो जया एंड रत्ना जो है, दोज आर द वैरायटीज ऑफ राइस एंड दे आर डेवलप्ड इन 1966। एंड उसकी वजह से जो इंडिया में राइस प्रोडक्शन थी वो 35 मिलियन टन से लेकर 89.5 मिलियन टन हो गई। तो ऑप्शंस है राइस, व्हीट, बाजरा और मेज। सो इनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड विथ। तो इनमें से कौन से जो ऑप्शन है उनकी वजह से म्यूटेशंस ऑकर? सो ऑप्शन से IAA, इथाइलिन, गामा रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो म्यूटेशन, तो म्यूटेशन का मतलब ये है कि इट कैन बी द चेंजेस इन द DNA, एट द DNA लेवल और एट द क्रोमोसोमल लेवल। क्रोमोसोम, तो जो रेडिएशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल गामा रेडिएशंस, देन एक्स रेज एंड ऑल्सो न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट। तो इनकी वजह से क्या होते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। तो इसका मतलब ये है कि चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड एंड ऑल्सो डिलीशन कैन ऑकर। इसका मतलब ये है कि लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। So, from these options, IAA cannot induce mutations, even ethylene cannot, infrared radiations also cannot. But gamma radiations can induce mutations in the plants. So, correct answer is 3. Crop plants grown in monoculture are.
जो भी कुछ क्रॉप प्लांट्स है वो हम मोनोकल्चर में ग्रो करते हैं, सो वो क्या होते हैं? सो व्हाट इज मोनोकल्चर? मोनोकल्चर का मतलब ये है कि वी आर ग्रोइंग सेम टाइप ऑफ प्लांट्स। मतलब अगर हम वीट को ग्रो कर रहे हैं तो वी आर ग्रोइंग ओनली वीट इन दैट पर्टिकुलर एरिया, और वो सभी प्लांट्स एक ही ब्रीड के, एक ही स्पीशीज के होंगे। तो ऑप्शन है लो इन यील्ड, फ्री फ्रॉम इंट्रा-स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, कैरेक्टराइज्ड बाय पुअर रूट सिस्टम, हाईली प्रोन टू पेस्ट्स। तो अगर हम ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं, सो दीज प्लांट्स विल बी हाई इन यील्ड, not in low in yield, because we are uh, growing these plants in very high area. So first option will be incorrect. Then free from intra-specific competition, no, this will be also incorrect. Characterized by poor root system. No, this is incorrect. But the fourth option, that is highly prone to pests, will be correct, because अगर इनमें से एक क्रॉप इन्फेक्ट हो जाए विद द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, देन उसकी वजह से दूसरा क्रॉप भी इन्फेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एवरी वन इज सिमिलर. So fourth option is the correct option. Bacterial leaf blight of rice is caused by a species of. जो डिसीज है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, वो किसकी वजह से होता है? सो ऑप्शंस है ज़ैंथोमोनास, सुडोमोनास, अल्टरनेरिया, एरविनिया. तो जो ये जो डिसीज है, इट इज कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास ओरिजी. एंड ये जो है, दिस ऑर्गेनिज्म इज ग्राम निगेटिव एंड एरोबिक. एंड इसकी वजह से क्या होता है, इट कॉजेस द straw colored या फिर stripes on the edges of the leaf, and that's why we call it as leaf blight of rice, because whatever infection occurs on this plant is on the leaf. एंड जो वे ऑफ इन्फेक्शन है, तो पहले इट causes wounds in the stomata, in the stomata. So this disease is called as bacterial leaf blight of rice, and it is called as it is caused by Xanthomonas oryzae. So first option is correct option. Which one of the following is linked to the discovery of Bordeaux mixture as a popular fungicide? तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसके डिस्कवरी ऑफ बोर्डॉक्स मिक्सचर से लिंक्ड है, एंड ये जो है वो एक पॉपुलर फंजीसाइड है, मतलब वी यूज इट टू किल द फंजाई. So that's why we call it as fungicide, and it is a popular fungicide. So options say bacterial leaf blight of rice, downy mildew of grapes, loose smut of wheat, black rust of wheat. तो जो बोर्डॉक्स मिक्सचर है, it is made up of copper sulfate, copper sulfate and calcium hydroxide. Calcium हाइड्रोक्साइड, अगर हम इन दोनों को डिसॉल्व करते हैं इन वाटर, देन इट इज कॉल्ड एज बोरडॉक्स मिक्सचर, एंड इट इज एक्ट्स एज फंजीसाइड टू ट्रीट डाउनी मिल्डीव appeared in to treat downy mildew of grapes, and this happened in 1885, in 1885. So the correct option है downy mildew of grapes, that is answer 2. Which one is the wrong pairing for the disease and its causal organism? तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि रॉन्ग ऑप्शन है? उसका जो डिसीज दिया है एंड उसका जो ऑर्गेनिज्म दिया है, बोथ आर नॉट नॉट दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉजिंग दैट पर्टिकुलर डिसीज.
तो ऑप्शन है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलानी, lack rust of wheat, Puccinia graminis, loose smut of wheat, Ustilago nuda, root knot of vegetables, Meloidogeny species. So इनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, Alternaria solani. So late blight of potato is caused by the organism Phytophthora infestans. Phytophthora infestans, and it is a fungus come under class Oomycete. So it is not caused by the organism Alternaria solani but caused by the organism Phytophthora infestans. So first option is the correct answer. Himgiri developed by hybridization and selection for disease resistance against rust pathogens is a variety of. तो यहाँ पे पूछा है कि जो हिमगिरी प्रोड्यूस किया था by hybridization and selection for particular disease resistance against rust pathogens, तो वो किसके वैरायटी है, मतलब हिमगिरी यहाँ पे किसकी वैरायटी है. सो ऑप्शन है मेज, शुगर केन, व्हीट और चिली. तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज व्हीट इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हिमगिरी जो है इट इज द वैरायटी ऑफ wheat and it is developed variety of wheat. It is developed for the resistance against rust pathogens. Rust pathogens. Consider the following four measures, मतलब ये A, B, C और D that could be taken to successfully grow chickpea in an area where bacterial blight disease is common. तो तो अगर हम ये फोर ऑप्शंस चूज कर ले टू ग्रो चिकपी वेयर बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज होता है, तो वो है फोर मेजर्स, वो है स्प्रे विथ बोर्डॉक्स मिक्सचर, control of the insect vector of the of the disease pathogen, use of only disease free seeds, use of varieties resistant to the disease. Which two of the above measures can control the disease? तो इनमें से चार में से कौन से दो मेजर्स ऐसे हैं जो ये डिसीज कंट्रोल करते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज. तो ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज है इट इज कॉज्ड बाय xanthomonas, Xanthomonas compistris. Compistris. And ये जो disease है it occurs on the stems and leaves of the plant. and and अगर एंड इसका जो कंट्रोल मेजर है इट इज द 3 year क्रॉप रोटेशन, देन डिसीज फ्री seeds, then crop rotation, 3 year crop rotation, then a spraying Bordeaux mixture and antibiotics. And also we have to sow the seeds which are disease resistant. तो अगर हम लोग स्प्रे विथ बोर्डॉक्स मिक्सचर करेंगे, सो this is the fungicide, okay. Control of the insect vector of the disease pathogen, this we can't use this measure. Use of only disease free seeds, yes we can use this, because of this we will get more varieties of crops which are disease free. Use of varieties resistant to the disease, we can use this as well, because even we can use a spray with बोरडॉक्स मिक्सचर, बट इसकी वजह से पूरी तरीके से जो हमारे क्रॉप्स है वो डिसीज फ्री नहीं हो जाएंगे. तो जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है दैट वी कैन यूज. So our correct answer is 3.
The crops engineered for glyphosate are resistant or tolerant to. अगर हम कोई भी क्रॉप इंजीनियर करेंगे बाय यूजिंग ग्लाइफोसेट, तो वो क्रॉप किसके लिए टॉलरेंट होगा? सो ऑप्शन है फंजाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स एंड फोर्थ वन इज हर्बिसाइड्स. तो जो ग्लाइफोसेट है वो है एक हर्बिसाइड. इट इज अ herbicide and these crops kill surrounding flora, but जो भी हम क्रॉप कल्टीवेट करते हैं वो क्रॉप को वो किल नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल मेज, देन कैनोला, ये भी कुछ क्रॉप है. दीज क्रॉप्स आर इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट. तो ऑप्शंस में से हर्बिसाइड इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो भी क्रॉप हम इंजीनियर करेंगे फॉर ग्लाइफोसेट वो रेजिस्टेंट होंगे फॉर द हर्बिसाइड. Breeding of crops with high levels of minerals, vitamins and proteins is called. अगर हम क्रॉप को ब्रीड करते हैं बाय यूजिंग हाई लेवल्स ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो ऑप्शंस है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, माइक्रो प्रोपैगेशन. तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि मेकिंग हाइब्रिड क्रॉप्स by using tissue culture techniques. एंड माइक्रो प्रोपैगेशन का मतलब ये है कि मेकिंग मोर प्लांट्स by using parent plant in the laboratory, मतलब by using the tissue culture. So we have to choose from second और third. तो जो बायोफोर्टिफिकेशन है इसका मतलब है कि ब्रीडिंग क्रॉप्स विच हैव हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू, higher nutritional value. So we are not adding nutrients whenever we are doing biofortification. We are growing the plants having higher nutritional value. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विथ हाई लेवल्स ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स. So minerals, vitamins and proteins are the type of nutrients. So second option will be the correct one. In maize, hybrid vigor is exploited by. So maize में hybrid vigor किस mechanism से होता है? So we have these four options, and I think I have asked this question earlier as well. So you guys have to answer this question. So second option is correct. Which one of the following is being utilized as a source of biodiesel in the Indian countryside? तो इनमें से कौन सा प्लांट हम यूज करते हैं फॉर द सोर्स ऑफ बायोडीजल? तो ऑप्शन है यूफोरबिया, बीटरूट, शुगर केन, पोंगामिया. तो जो भी कुछ प्लांट्स है वो बायोडीजल प्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें आते हैं पोंगामिया. फॉर एग्जांपल पोंगामिया, जत्रोफा, देन यूफोरबिया. बट इनमें से जो पोंगामिया है इसका जो ऑयल है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सीड, एंड दिस ऑयल इज यूज्ड फॉर lighting lamps. So this is some source of or the type of biodiesel. So our correct option is answer 4, that is Pongamia. Critical, the first man-made cereal crop has been obtained by crossing wheat with. तो ट्रिटिकल ये एक फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप है जो लेबोरेटरी में प्रोड्यूस हुआ था.
सो उसको अगर ऑब्टेन किया, सो उसको व्हीट के साथ क्रॉस किया था, मतलब व्हीट और दूसरे एक प्लांट को क्रॉस किया था, उसकी वजह से ट्रिटिकल फॉर्म हुआ। सो वो किसके साथ क्रॉस किया था, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा है। सो ऑप्शन से राय, पर्ल मिलेट, sugar cane, barley. And I think I have asked this question earlier as well. So you have to answer this question. So answer is one, that is rye. Haploids are more suitable for mutation studies than the diploids. This is because जो हम हैप्लॉइड्स यूज करते हैं इन द म्यूटेशन स्टडीज के लिए, वो मोर सूटेबल होते हैं दैन डिप्लॉइड्स। तो व्हाई दिस इज बिकॉज अगर हम हैप्लॉइड्स लेते हैं, इट हैज ओनली वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। इसका मतलब ये है कि अगर हम इनमें म्यूटेशन लाते हैं, देन इनमें दोनों भी कैरेक्टर डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों भी इजीली एक्सप्रेस होते हैं। बट अगर हम डिप्लॉयड लेते हैं, इट हैज़ टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। तो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स को अगर एक्सप्रेस होना है, सो इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ डिफरेंट। बिकॉज अगर इसमें हेट्रोजाइगोट आ जाए, देन इट डिपेंड्स ऑन कि वेदर देर इज एनी काइंड ऑफ अ वेरिएशन और नॉट, then what will happen? So it will be difficult to express or difficult to imagine कि what will be the exact characteristic. So options है haploids are reproductively more stable than diploids. Mutagens penetrate in haploids more effectively than in diploids. Haploids are more abundant in nature than diploids. All mutations, whether dominant or recessive, are expressed in haploids. So, fourth option is the correct option. Consider the following four statements and select the option which includes all the correct ones. तो इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन ऐसे हैं which are correct options? So we have to choose multiple options from these four. So first है single cell spirulina can produce large quantities of food rich in protein, minerals, vitamins, etc. Body weight wise, the microorganisms Methylophilus methylotrophus may be able to produce several times more proteins than produced by a cow per day through its milk. Common button mushrooms are a very rich source of vitamin C. A rice variety has been developed which is very rich in calcium. So correct answer is 3, that is statements 1 and 2, because these two statements are the correct statements. Match list 1 with list 2. So we have to match the pairs from list 1 with list 2. So list 2 has protoplast fusion, plant tissue culture, meristem culture, micropropagation. List 2 contains totipotency, pomato, soma clones, virus free plants. So protoplast fusion is matched with pomato because it is produced by protoplast fusion. Plant tissue culture causes totipotency. Meristem culture produces virus free plants, and micropropagation produces soma clones. So from these options, fourth option is the correct. Which of the following enhances or induces fusion of protoplasts? तो इन चारों में से कौन से केमिकल्स ऐसे हैं जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को इंड्यूस करते हैं? तो मोस्टली जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है, इट इज इंड्यूसेस बाय पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल एंड सोडियम नाइट्रेट। बिकॉज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जो है, इट कॉजेस टाइट adhesion between two membranes through electrostatic forces, through electrostatic
फोर्सेस एंड जो सोडियम नाइट्रेट है इट फॉर्म्स सोडियम आयंस एंड दिस सोडियम आयंस जो है इट changes the positions of lipoproteins in the membrane, and because of this it will helpful for those membranes to fuse with another membrane. So options है sodium chloride, potassium chloride, polyethylene glycol and sodium nitrate, IAA and kinetin, IAA and gibberellins. So these are the plant hormones, and from these options second option is correct. In vitro clonal propagation in plants is characterized by, तो अगर हम प्लांट में इन विट्रो क्लोनल प्रोपैगेशन करते हैं तो हम उसको किस मेथड से कैरेक्टराइज करते हैं? सो ऑप्शन है पीसीआर एंड आरएपीडी, नदन ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एचपीएलसी, माइक्रोस्कोपी. तो आरएपीडी जो है इट इज कॉल्ड एज रैंडम एम्प्लीफाइड polymorphic DNA, and it is a particular type of a PCR, matlab it is based on PCR method, and also it uses very small DNA. Okay, and if we use this technique it does not require information of prior sequence, मतलब जो पीछे वाला सीक्वेंस है it does not require the information of that sequence, and it is used for the determination of genetic variability. So it is very easy to deal with this type of technique, and that's why अगर हम in vitro clonal propagation करते हैं so we can characterize it by using RAPD technique and PCR. To obtain virus free healthy plants from a deceased one by tissue culture technique, which part or parts of the deceased plant will be taken? अगर हमको वायरस फ्री प्लांट बनाने हैं फ्रॉम द डिसीज्ड प्लांट तो हम उस डिसीज प्लांट के किस पार्ट को लेंगे फॉर टिश्यू कल्चरिंग इट? तो ऑप्शन है अपाइकल मेरिस्टेम ओनली, पैलिसेड पैरेनकाइमा, both apical and axillary meristems, epidermis only. So we use both apical and axillary meristems because they cannot cause infection with the virus, मतलब उनको वायरस से कोई इन्फेक्शन नहीं होता, and also they divide very rapidly. So correct answer is 3. Which part would be most suitable for raising virus free plants for micro propagation? तो यहाँ पे पूछा है कि प्लांट का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि हम यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट्स फॉर माइक्रो प्रोपैगेशन. तो ऑप्शन है बार्क, वैस्कुलर टिश्यू, मेरिस्टेम, नोड. तो ये तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि व्हाट वी हैव यूज्ड. So you guys have to answer this question first and then I will explain. So I am giving the time. तो करेक्ट ऑप्शन इज मेरी स्टेम, बिकॉज हमने देखा कि जो मेरी स्टेम है वो डिवाइड करते हैं वेरी फास्टली, एंड ऑल्सो दे कैनॉट गेट इन्फेक्टेड बाय वायरस, वो वायरस से इन्फेक्ट भी नहीं होते. सोमा क्लोन्स आर ऑप्टेन बाय, तो इनमें से किस तरीके से हमें सोमा क्लोन्स मिलते हैं? सो सोमा क्लोन्स का मतलब क्या है? सोमा क्लोन का मतलब ये है कि अगर हम क्लोनिंग करते हैं by using only single cell, then we call that plant as the soma clone. So we produce it by genetic engineering technique. By genetic engineering
engineering technique to produce new plants, to produce new plants, and these are genetically variable than their parents, genetically variable than their पेरेंट्स। सो हमारे ऑप्शन है टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, irradiation, genetic engineering. So the first option, that is tissue culture, is the correct option because soma clones को अगर हमको ग्रो करना है सो वी हैव टू यूज टिश्यू कल्चर टेक्निक। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड इज यूज्ड फॉर। तो अगर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड हम यूज करते हैं तो हम किसके लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शन से जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर, बायोडीजल प्रोडक्शन, सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज। तो फ्रॉम दीज ऑप्शंस जो थर्ड ऑप्शन है सीडलेस फूड फ्रूट प्रोडक्शन, तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। और अगर हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और इसका अगर कोई लॉजिक लगाए तो वो पॉसिबल नहीं है, सो थर्ड ऑप्शन तो नहीं आएगा। सो वी हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दीज थ्री ऑप्शंस। सो जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है इट इज अ केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड, जीन ट्रांसफर method, and it induces DNA uptake into the plant protoplast, into the plant protoplast। and जो biodiesel है biodiesel production it is produced from vegetable oil या फिर animal oil और waste cooking oil etc by transesterification of by transesterification of fat। एंड जो एनर्जी प्रोडक्शन है फ्रॉम सीवेज it is the anaerobic digestion method to produce biogas, to produce बायोगैस। तो इन तीनों में से जो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है इनमें कोई पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का रोल नहीं है, बट इन फर्स्ट ऑप्शन दैट इज जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर it has in this polyethylene glycol method has the role to DNA intake into the protoplast. So first option is the correct answer. Haploids are more suitable for mutation studies than the diploids. This is because so haploids जो है those are more suitable for mutation studies than diploids। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे मैंने फोर ऑप्शंस दिए हैं एंड ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था। सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई एम गिविंग सम टाइम। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर फोर। In order to obtain virus free plants through tissue culture the best method is। अगर हमको वायरस फ्री प्लांट्स चाहिए थ्रू टिश्यू कल्चर टेक्निक तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड? सो फर्स्ट है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, एम्ब्रियो रेस्क्यू, एंथर कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर। एंड ये भी क्वेश्चन पहले दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हुआ है, सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। So answer is 4. Outbreeding is an important strategy in animal husbandry because it। तो आउटब्रीडिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है एनिमल हस्बेंड्री में। तो वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी? तो जो आउटब्रीडिंग है तो आउटब्रीडिंग का मतलब ये है कि वी आर ब्रीडिंग द सिलेक्टेड एनिमल्स
with unrelated animals. मतलब वी आर ब्रीडिंग डिफरेंट, मतलब अगर वो एनिमल्स के ब्रीड अलग होंगे देन वी आर ब्रीडिंग दोज एनिमल्स, वी कॉल इट एज आउट ब्रीडिंग. और आउट ब्रीडिंग का जो अपोजिट है इट इज कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग. इन ब्रीडिंग का मतलब है ब्रीडिंग बिटवीन रिलेटेड एनिमल्स. तो इसकी वजह से क्या होगा, इट कॉजेस द लॉस ऑफ फर्टिलिटी, लॉस ऑफ fertility because it will form zygote because the animals are related animals. We are breeding the related animals and अगर हमको लॉस ऑफ फर्टिलिटी मिलती है सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो इसके लिए व्हाट वी विल डू, वी डू आउट ब्रीडिंग दैट इज ब्रीडिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स. इसका मतलब ये है कि वी आर ब्रीडिंग सिलेक्टेड एनिमल्स with unrelated superior animals of the same breed. So इसकी वजह से what will happen, it will increase the fertility and it will also increase the variability. So जो भी कुछ inbreeding depression आ जाएगा so it will go. तो options है help in accumulation of superior genes, is useful in producing pure lines of animals, is useful in overcoming inbreeding depression, exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection. So जो third option है that will be the correct answer. When two unrelated individuals or lines crossed, the performance of F1 hybrid is superior to both its parents and this phenomenon is called. अगर हम दो अनरिलेटेड इंडिविजुअल को मेट करते हैं तो जो F1 हाइब्रिड आ जाएगा सो दैट F1 हाइब्रिड विल बी सुपीरियर देन इट्स पेरेंट्स. तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन, स्प्लाइसिंग, मेटामॉर्फोसिस, हेट्रोसिस. तो ये हमने पहले भी देखा था कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं देन वी विल गेट द ऑफस्प्रिंग विच विल बी हैविंग हाइब्रिड वीगर. हाइब्रिड वीगर इसका मतलब ये है कि दैट विल बी मोर इन साइज और वो हाई यील्ड भी दे सकता है, मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इट कुड इन्वॉल्व बट दैट विल बी द सुपीरियर देन इट्स पेरेंट्स. So this hybrid vigor is called as heterosis. So the fourth option will be the correct answer. In cloning of cattle, a fertilized egg is taken out of the mother's womb and अगर हम कैटल को क्लोन करते हैं देन वी टेक द फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम द मदर्स वोम. तो हम जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वी टेक इट फ्रॉम मदर्स वोम एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, तो whenever we do it then in this technique we take this egg and we allow it to grow till 8 celled stage 8 celled stage and then individual cells are separated and these cells are separated and these cells grow independently and implanted to womb of the surrogate mother. And this technique is called as artificial twinning method. Artificial twinning method. So option say the egg is divided into 4 pairs of cells which are implanted into the womb of other cows. In the 8 cell stage, cells are separated and cultured until small embryos are formed which are implanted into the womb of other cows. In the 8 cell stage, the individual cells are separated under electrical field for further development in culture media. From this up to 8 identical twins can be produced. So the correct answer is answer 2 because we grow till 8 celled stage and then we separate these cells
and उसके बाद we grow it independently, and after that we again implant that egg into the mother's womb. Which one of the following is वायरल डिसीज ऑफ पोल्ट्री? सो इनमें से कौन सा डिसीज ऐसा है जो पोल्ट्री का वायरल डिसीज है? सो ऑप्शन है साल मोनेलोसिस, कोरिजा, न्यू कासल डिसीज एंड पास्चरे लॉसिस. तो जो रनी खेत और जो डॉयल्स डिसीज, डॉयल्स डिसीज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू कासल डिसीज, न्यू कासल डिसीज जो है, it is the most viral disease of poultry and it is caused by the virus Newcastle virus. Newcastle virus, and this is acute infectious and highly contagious disease in poultry, and it is characterized by respiratory respiratory distress, nervous symptoms and high mortality. So third option, that is Newcastle disease, is the correct answer. Homozygous pure lines in cattle can be obtained by. If we want homozygous pure lines, then what we do? So options say mating of related individuals of same breed, mating of unrelated individuals of same breed, mating of individuals of different breed, mating of individuals of different species. So अगर हमको homozygous चाहिए, then that individuals will be same, मतलब that individuals should be related individuals and they should be with same breed. So the first option should be the correct answer, that is interspecific hybridization is the mating of. तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में किसका मेटिंग होता है? तो इंटरस्पेसिफिक का मतलब ये है कि बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, and hybridization means making hybrid progeny. So option say animals within same breed without having common ancestors, two different related species, superior males and females of different breeds, more closely related individuals within same breed for 4 to 6 generations. सो इसका मतलब ये है कि ब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम म्यूल ले ले, म्यूल फॉर एग्जाम्पल, सो इट इज द इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स of two different species or genera. Among the following edible fishes, which one is a marine fish having rich source of omega 3 fatty acids? सो इनमें से चार में से कौन सा फिश ऐसा है विच इज़ अ मरीन फिश एंड इट इज़ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स? सो ऑप्शन है मिस्टस, मंगूर, मृगला, मैक्रिल. So mackerel is a fish which has more omega 3 fatty acids. Also, it contains proteins, vitamins, minerals, and little saturated fat. So, fourth option is the correct one. Continued inbreeding can cause inbreeding depression. Whenever this becomes a problem, selected animal of the breeding population should be mated with. ओके, सो यहाँ पे बोला है कि अगर हम कंटिन्यू इनब्रीडिंग करते हैं सो इट कॉजेस इनब्रीडिंग डिप्रेशन. मतलब इसकी वजह से क्या होगा? लॉस इन फर्टिलिटी होगा. सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो वेन एवर दिस हैपन, सो ये एक प्रॉब्लम आ जाएगा इन एनिमल हस्बेंड्री. तो उसके लिए व्हाट वी डू सिलेक्टेड एनिमल ऑफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन
शुड बी मेटेड विथ, तो सिलेक्टेड एनिमल को हम किससे मेट करना चाहिए? सो ऑप्शन से रिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, related superior animals of different breed, unrelated superior animals of same breed, unrelated superior animals of different breed. So we should do unrelated superior animals of same breed. The agriculture practice of breeding and raising livestock is called as. So options are domestication, breeding, animal husbandry, biofortification. So this term is called as animal husbandry. That is answer 3. The management of animals for milk and its products for human consumption is called as. Options say animal breeding, dairying, domestication, animal husbandry. So this we call it as dairying. Because milk और मिल्क के साथ जुड़ा हुआ जो भी कुछ है, it comes in the dairy industry. Which of the following is the most important factor that would lead to increased milk yield in cattle? So इनमें से कौन सा ऐसा factor है which is the most important factor and it causes increased milk yield in cattle? So option से selection of good breeds, resistance to diseases, stringent cleanliness and hygiene, provision of ideal environmental conditions to cattle. So the first option, that is selection of good breeds, because it is the important factor and it leads to increased milk yield in cattle. Among the following, the number of freshwater fishes is catla, rohu, common carp, hilsa, sardines, mackerel and pomfrets. So इनमें से रोहू, common carp and catla are the freshwater fishes, fresh water fishes, and mackerel, hilsa, sardines, and pomfrets are marine fishes. Marine fishes. So options है 2, 3, 4 and 5. So catla, rohu, common carp are three freshwater fishes. A group of animals related by descent and similar in most characters like general appearance, features, size, configuration are said to belong to a. First one is variety, second species, third strain, fourth breed. So we call it as breed. Hisardal is a new breed of. So Hisardal is a new breed of. So इनमें किसका क्रॉसिंग होता है? सो ऑप्शन है शिप डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग बीकानेरी एव्स एंड मरीनो रैम्स, ship developed by crossing Bikaneri rams and merino aves, goat developed by crossing Bikaneri aves and merino rams, goat developed by crossing Bikaneri rams and merino aves. So this Hisar Dale is developed in Hisar village in Punjab and it is developed by cross between Australian marine ram and Bikaneri aves. Bikaneri aves. So Australian marine ram is male and Bikaneri aves is female. Okay. So the correct option is 1, that is strip developed by crossing Bikaneri aves and merino rams. There are several species of honeybees which can be reared. Of these, the species reared in India is. तो इनमें से कौन से honeybees के species ये है कि which are reared in India? So option से Apis indica, Apis dorsata,
Trigona iridi penis, Apis mellifera. So Apis indica is mostly reared to produce more honey, then also for pollination of crops and housing supply bees. Housing supply bees. Just see the word indica. Whenever there is the term indica, then it is related to India. So first option is the correct answer. The best breeding method for animals that are below average in productivity in milk production would be. So what should be the best breeding method for animals? उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम है, तो ऑप्शंस इज इनब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. तो आउट क्रॉसिंग का मतलब ये है कि इंटर ब्रीडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके, इंटर ब्रीडिंग ऑफ individuals or stocks that are relatively unrelated. So because of this what will happen, whatever we get offspring, जो भी कुछ offspring आएंगे, that offspring will be more superior than their पेरेंट्स. अगर उनके पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका मिल्क प्रोडक्शन कम है बट उनके ऑफस्प्रिंग का मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो वी विल डू आउट क्रॉसिंग इन सच सिचुएशंस. Consider the following two statements. In spite of having more than 70% of the world livestock population, the contribution of India and China to the world farm produce is only 25%. The productivity per unit of cattle in these countries is very low. So first option ये है कि both 1 and 2 are true and 2 explains 1. Both 1 and 2 are true but 2 does not explain 1. 1 is true but 2 is false. Both the statements are not true. So if we see both these two statements, then both of these statements are true and this second statement explain the first statement. मतलब the productivity per unit of cattle in these countries is very low and इसकी वजह से जो भी कुछ वर्ल्ड में है, मतलब लिव स्टॉक पॉपुलेशन वो 70% है इन इंडिया एंड चाइना, बट उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, इट इज़ ओनली 25%. एंड इसका रीज़न ये है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. To obtain a virus free plant, what can be used as an explant in micro propagation? अगर हमको वायरस फ्री प्लांट चाहिए तो हम माइक्रो प्रोपैगेशन में कौन सा एक्सप्लांट लेंगे? तो ऑप्शन है अपाइकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी मेरिस्टेम, इधर अपाइकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम, एंड फोर्थ वन इज एम्ब्रियो. तो the right answer is 3, and I think now you people has understand that मेरी स्टेम जो भी कुछ मेरी स्टेम के रिलेटेड है, सो दैट थिंग विल प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट बिकॉज मेरी स्टेम वायरस से कभी इन्फेक्ट नहीं हो जाते एंड इवन दे आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स. Which of the following techniques offer vast potential for manipulation of plants in vitro to produce new varieties? If we want more varieties of plants, then इनमें से कौन से टेक्निक्स we यूज कर सकते हैं? So hybridization and selection, tissue culture and somatic hybridization, conventional breeding and introduction, polyploid breeding and hybridization. So in this situation, we use tissue culture and somatic hybridization. The second option is correct. Which of the following statements is false? So इनमें से कौन सा statement ऐसा है which is the false statement? So options है the capacity to generate a whole plant from any cell is called totipotency. So this is the correct statement because इस अगर कोई plant फॉर्म होता है फ्रॉम एनी सेल तो उसको हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं. In tissue culture, the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose, nitrogen source such as urea,
vitamins and growth regulators like auxins, cytokinins. So this is the wrong statement. When a plant is infected with a virus, the meristem, apical and axillary is free of virus. ये तो हमने देखा. This is the correct statement. Somatic hybrids are obtained by fusing isolated protoplasts from two different varieties of plants. This is also correct statement. So the correct answer is 2 because this is the false statement. So thank you for watching this lecture. If you have any queries, then please ask me in the comment box.